द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। देखो इतना ज़्यादा फंड्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना तो फंड्स तो चाहिए। वो फंड्स कहाँ से लाओगे? मांग कर, क्योंकि हमारे पास खुद का कुछ नहीं होता तो वी बोरो। ठीक है, तो कंपनीज के लिए अलग अलग तरीके होते हैं बोरो करने के। शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स इशू कर दिए, या फिर लोन्स ले लिए। एक पर्सन के पास क्या होता है? लोन्स लेना, बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये लोन्स जो हम लेते हैं, बोरोइंग्स जो लेते हैं, इनकी कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी वो देखने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। नाउ सी, लेट्स से हेमंत को 1 लाख रुपीज की जरूरत है। हेमंत ने 1 लाख रुपीज मुझसे लिए फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, अब 10 मंथ्स पे मैं 1 लाख रुपीज उसको मैंने दिया, क्या 1 लाख रुपीज ऐसे ही दे दूंगी? ऐसे इन द सेंस कि 10 मंथ्स के बाद वो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपीज रिटर्न करेगा? नो, मैं उससे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो लेट्स से अगर मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ एट द रेट 10%, ठीक है, पर एनम। ठीक है, तो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग जो मैं इससे इंटरेस्ट लूंगी, कितना अमाउंट कैलकुलेट करेंगे? इससे मुझसे लोन कितना लिया? 1 लाख का, उसके ऊपर 10% कितने मंथ्स के लिए निकाल लो? 10 मंथ्स के लिए जो इतना इंटरेस्ट होगा, ये क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट। तो बेसिकली एक पर्सन को जो लास्ट में अमाउंट देना पड़ता है ना लोन के ऊपर, वो क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने उठाया है प्लस में इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया? अमाउंट। अब जैसे कि मान लो इंस्टॉलमेंट्स पे अगर कोई चीज परचेज की जाती है ना, लेट्स से आप परचेज है लैपटॉप ऑन इंस्टॉलमेंट्स, तो उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है। लेट्स से वो लैपटॉप मेरा 35,000 का है, मैंने उस पर डाउन पेमेंट करी 10,000, कितना पैसा रह गया वापस? 35,000। तो ये 25,000 की क्या बना दी जाती है? इंस्टॉलमेंट्स। वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अमाउंट जो होता है ना, वो अमाउंट के अंदर दो चीजें इंक्लूडेड होती है। एक तो 25,000 का कुछ प्रपोर्शन जो मैं पे करूंगी, तो बेसिकली प्रिंसिपल हो गया मेरे लिए, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं ना, उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड होता है और प्रिंसिपल का अमाउंट भी क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। लेट्स से उसने मुझे बोला कि मैं आपको 10,000 पर मंथ जो है ना, मतलब 10 मंथ्स तक पूरे इंटरेस्ट नहीं दे सकता, तो आप एक काम करो, उस अमाउंट जो मेरे को आपको टोटल अमाउंट देना है उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स बना दो। तो मैंने क्या करा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1 लाख, और इंटरेस्ट जो इसका आएगा उन दोनों को ऐड करके उसकी इंस्टॉलमेंट सेट कर दे। वो इंस्टॉलमेंट्स कितने मंथ्स के लिए सेट करी जाएगी? 10 मंथ्स में। और वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अमाउंट क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स क्या क्या है? जो इंसान या पर्सन पैसा ले रहा है, ठीक है, वो कौन होगा? बोरोअर। जो पैसा दे रहा है वो कौन होगा? लेंडर। इनके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बेसिकली ब्याज जो बोलते हैं, तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट किसका निकलता है? अमाउंट जो बोरो किया गया। ठीक है, तो ये होती है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब ये इंटरेस्ट दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? लेट्स से ये 1 लाख है, इस 1 लाख के ऊपर अगर 1 साल का इंटरेस्ट लग रहा है, लेट्स से 10%, तो 10,000 ना, ठीक है, 10,000 हो गया। दूसरे साल लेट्स से उसने मुझसे जो लेंडिंग करी ना, वो 3 इयर्स के लिए करी है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? हर साल जो इंटरेस्ट होगा ना, वो सेम रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, हर साल 10-10 हज़ार ही लगना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो 10,000 है ना, अगले साल मैंने ये 10,000 भी तो पे करने हैं इंटरेस्ट के। अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे किया होगा तो उसमें भी तो इंटरेस्ट दूंगी। लेट्स से मैं 1 लाख रुपए हिम्मत ने लिए, वो मुझे इंटरेस्ट भी टाइमली नहीं दे रहा। अमाउंट तो छोड़ दो, प्रिंसिपल अमाउंट तो रह गया, वो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, तो मैं क्या बोलूँगी उसको कि जो इंटरेस्ट नहीं दिया ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना। वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट ईयर में तो 1 लाख का 10% ही लगेगा, दैट इज 10,000, बट सेकेंड ईयर के अंदर ये 1 लाख प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, उसके ऊपर लगेगा 10%, दैट इज 11,000।
समझ आ गया? इसको बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्या यहाँ पे डबल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कांस्टेंट इंटरेस्ट, जो हम लोग पे करते हैं ऑन द अमाउंट बोरोड। ठीक है, लिखो इसके अंदर, इंटरेस्ट इज द कंसिडरेशन paid by borrower. Interest is the consideration paid by borrower to the money lender for use of his money. The concept of interest involves two persons. सबसे पहले मनी लेंडर, इसके आगे लिख लेना पर्सन हु गिव्स मनी, और बोरोअर person who takes money. आगे लिखो, the money lender gives his money to borrower and at time of return charges more than what he initially lent. क्या जो पैसा दिया गया है लास्ट में उससे ज्यादा मिलेगा? यस, वही लिखा है। मनी लेंडर गिव्स हिज मनी टू बोरोअर इन अ टाइप ऑफ रिटर्न charges more than what he initially lent. This extra amount is known as, क्या होता है extra amount? Interest. This extra amount is known as interest. Next line, sum borrowed is known as principal. क्या मैं इसको कैपिटल भी बोल सकती हूँ? सम जो बोरो किया था इसको कैपिटल बोल सकती हूँ? बिजनेस में तो यूज करोगे ना कैपिटल बोरो, जैसे हाँ। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं कहना अभी आप लोगों ने? कर लिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसमें बताया था ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, इवन बैच का नहीं हुआ है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही पूरा क्या होगा? नेट एसेट्स होगा ना, क्योंकि वही तो हम आगे बिजनेस में लगाएंगे। तो हम जो प्रिंसिपल बोरो करते हैं वो हमारे लिए क्या हो गई? कैपिटल। तो लिख लो और कैपिटल एंड सम paid by borrower at the end is known as amount. Period for which money is used. अच्छा, जिस पीरियड के अंदर हम उसको यूज कर रहे हैं मनी को, उसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज टाइम। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आर सबसे पहले लिखो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर लिखना व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल
only on principal initially invested for each year on principal initially invested for each year of its use is called simple interest. In other words, interest is calculated on principal throughout the loan period. Interest is calculated on principal throughout the loan period. यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का? P इंटू R इंटू T अपॉन 100. यहाँ पर P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट और 100 क्यों कर रहा है? परसेंटेज को हटाने के लिए, ठीक है. और T क्या है? टाइम, ठीक है. पीछे जो वो 1 लाख वाला बताया था वो यही तो था. 1 लाख पर 10% लगाया, 1 लाख क्या हो गया? प्रिंसिपल. रेट क्या हो गया? 10%. और कितने टाइम के लिए निकाल रहे हो? तो 10 मंथ्स के लिए निकाल रहे थे ना, तो 10/12, ठीक है. और ये परसेंटेज हटाना है तो अपॉन 100, ठीक है. सेकेंड लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट. रुकू. देखो, if a borrower does not pay interest at end of prescribed period, if a borrower does not pay interest at end of prescribed period, अगर prescribed period के end पे इंटरेस्ट भी पे नहीं हुआ तो क्या होगा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. Prescribed period, comma, as in case of simple interest, then interest will be calculated on principal and interest amount which is not paid, and interest amount which is not paid, such interest is known as compound interest. Such interest is known as compound interest. यहाँ पर ना अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट से निकाल रही हूँ, अमाउंट निकाल रही हूँ. अमाउंट क्या होता है आरजू? हाँ, पे करना होता है प्लस इंटरेस्ट भी तो होता है उसमें अंदर, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो अभी क्या निकाल रहे हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट से? अमाउंट. तो अमाउंट कैसे निकालोगे? P1 प्लस R की पावर n. n क्या है यहाँ पर? टाइम, बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है. और R क्या है? हाँ, मतलब परसेंटेज के लिए ना, मतलब ये मैंने परसेंटेज में लिखा तो 100 नहीं करोगे ना. R/100. R क्या हो गया? रेट. और P क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है. और A क्या है? अमाउंट. किनको क्या नहीं बोलते? n is the time number of years. वो आप वो बोल रहे हो हाफ ईयरली वाला, वो भी आगे कर रहे हैं. और
उसमें एम वेम कुछ नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूला लिख देंगे। अच्छा देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये कब फॉर्मूला है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल तो रहे हैं बट एनुअली निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग केसेस आएंगे तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो पहले ऊपर लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 कॉलम बना लो, अमाउंट, इंटरेस्ट कंपाउंडेड, पहला कॉलम अमाउंट, सेकेंड कॉलम इंटरेस्ट कंपाउंडेड और थर्ड कॉलम नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन। देखो इंटरेस्ट कंपाउंडेड में लिखो पहले एनुअली, अगर एनुअली हो रहा है तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यही हाँ, यहाँ पे एनुअली और अमाउंट के लिए फॉर्मूला ये, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन पीरियड कितना हो रहा है, 1 ईयर है ना, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या है कि मैं पूरे 1 साल के लिए अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट कंपाउंडेड में लिखो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने हो गए, पीरियड्स कितने हो गए, 2, तो 2 कर लो। अब यहाँ पर जो रेट होता है ना वो तो डिवाइड हो जाएगा बाय 2 और जो टाइम होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2n, ठीक है। आगे बोलो, क्वार्टरली, क्वार्टरली में कितने कन्वर्जन होते हैं, 4 ना, तो r/4 और n को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, ठीक है। फिर मंथली, अगर मंथली निकाल रहे हो तो 12 हो गए नंबर ऑफ कन्वर्जन और यहाँ क्या हो जाएगा, 12 और 12, ठीक है। ओके, ये तो अमाउंट निकला है ना, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, और ये इंटरेस्ट निकलेगा कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अमाउंट बड़ा होगा ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, समझ आ गया। आज के लिए इतना ही करेंगे, क्वेश्चंस के बाद, मतलब टॉपिक और नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हाँ एन्यूटी है, लिखो एक क्वेश्चन, सम ऑफ 1200 become, sum of 1200 become 1323, sum of 1200 become 1323, मतलब 1200 कितना बन गया, 1323, कैसे बनेगा, इंटरेस्ट ऐड करके ना, तो इन 2 years at compound interest compounded annually, find rate percent, बहुत इजी है। देखो प्रिंसिपल कितना है, 1200 ना, क्यों, क्योंकि 1200 क्या बना है, 1323, तो मतलब अमाउंट हो गया ना 1323, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला है ना, एनुअली के लिए फॉर्मूला क्या अमाउंट निकालने का, P1 + r/100 की पावर n
√3 T 1200, R कितना है वो तो निकाल लेंगे, और टाइम कितना है 2 years, 2 years के बाद बन रहा है ना, 2 years क्वेश्चन में। अब R निकल जाएगा 1323 इज इक्वल टू अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट, वहां जाकर तो 1323 अपॉन 1200 का रूट इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। निकालना है रूट कितना आ रहा है 11.09। हाँ 11.09। 11.09 1 प्लस R/100 तो 11.09 माइनस 1 आ जाएगा R/100। आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना है, दिखाओ कैलकुलेटर। 1323 को डिवाइड करेंगे 12 उसके बाद भी करेंगे तो मेरा 1.10 इसका निकाला 1.05 आ रहा है। हाँ देखो एक मिनट 1323 डिवाइडेड बाय 1200 तो 1.1025 आ गया, उसका रूट R इज इक्वल टू माइनस। नहीं माइनस की जरूरत क्या है, माइनस करे बिना बता रही हूँ 1.05 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100। R इज इक्वल टू 5%। तो R ये आएगा 0.05, तो R क्या हो गया 5%। समझ आ गया, इजी है ना। आगे लिखो क्वेश्चन। हाँ नहीं 0.05 इंटू 100 कर दिया तो 5% ये नहीं एग्जैक्ट आ रहा है 1.05। हाँ 5%। बोलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन simple and compound interest on a sum for 3 years. Difference between simple and compound interest on a sum for 3 years at 5% per annum is rupees 76.3. is rupees 76.3. Find the sum. आपको ना अमाउंट दे रखा है, मतलब डिफरेंस दे रखा है, किन दो चीजों के डिफरेंस दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको सम निकालना है, सम निकालने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इधर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। P कितना है निकालना है ना P तो, और R कितना है 5/100 और 3 तो 15P/100 हो गया ना, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे निकालोगे, P1 प्लस R/100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल कर दो, यही तो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला डाल दो माइनस प्रिंसिपल। समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, P1 प्लस R कितना है 5/100 की पावर 3 माइनस P, ये कितना हो जाएगा P 1.05 का क्यूब माइनस P, यही आएगा ना। फिर सॉल्व कर लो, 1.05 का क्यूब करना,
सिक्स थ्री कर लूँ, 6 3 ठीक है, फिर 2 5 ले लो, चलो 6 2 5 p माइनस p आ जाएगा, ये आएगा ना, ठीक है। तो क्या करो, p कॉमन ले लो, तो इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 0.15765। ठीक है, ये आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या आ रही है क्वेश्चन ये। अब डिफरेंस किसका दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किससे ज्यादा निकलता है, कंपाउंड से या सिंपल से, कंपाउंड से ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, और पॉजिटिव में दे रखा है ना डिफरेंस, तो मतलब क्या गिवन है आपको, CI माइनस SI कितना है 76.3, तो CI कितना हो गया देखो 0.157625p माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 15p by 100 इक्वल टू 76.30। सॉल्व हो जाएगा, p निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये p जो आ रहा है ना 10,000 आ रहा है। किसके क्वेश्चन इस सर पे से गया है, अच्छा ये कर लेना नोट, एक बार होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। 10,006 आ रहा है मैम। 10,006 आ रहा है, हाँ, 0.55 पॉइंट करके, हाँ, 10,006। 10,006 ओके, बोलूं, लिखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹1000 for 4 years at 5% per annum For ₹1,000 for 4 years at 5% per annum when, फर्स्ट पार्ट लिखो, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड annually, interest is compounded annually. Second part, compounded half yearly, और third compounded quarterly, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, difference between compound interest and simple interest for 1 year for ₹1,000 for 1 year for ₹1,000 at 10% per annum will be, निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, if interest on certain sum for first year at 5% per annum compounded is ₹25, then total interest at end of second year will be, निकालना, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द डे।